नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद है। बताएंगे आपको शहबाज शरीफ तय तो हो गए हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन शपथ से पहले उनका जहर किस तरह से वो उगलते हुए दिख रहे हैं आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देश की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आज भी नहीं पेश होंगे। केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आज की तारीख पर पेश नहीं होंगे। और जितेंद्र भाटी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, वजह क्या बताई गई, क्यों पेश नहीं होंगे? देखिए, आज दिल्ली का बजट पेश होना है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हालांकि वो मानते हैं कि जो ये समन है गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो तैयार है जवाब देने के लिए। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ेंगे ईडी के साथ में और अपना एक प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर ईडी बनाकर भेज जिस पर वो अपने वकील से बात करके ईडी को जवाब देंगे। देखिए, एक तरफ तो ये बजट है दिल्ली का, दूसरी तरफ ये मामला राउजानी कोर्ट में भी चल रहा है, जहां पर 16 मार्च को सुनवाई है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जब तक कोर्ट उस पर निर्णय नहीं ले लेता है तब तक ईडी को समन नहीं भेजने चाहिए। फिर भी क्योंकि 8 समन आ चुके हैं, तो ऐसे में 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी जिस पर अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी हैं जो उनसे पूछताछ करना चाहते हैं उनके संपर्क में रहेंगे और वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर जो है वो उन्होंने मांगा है कि किन किन मुद्दों पर ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो जवाब दिया है कि आज पेश नहीं हो पाएंगे, लेकिन 12 मार्च के बाद पेश हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। और आइए अब देखते हैं किस तरीके से एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या करके शहबाज शरीफ पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ खबर उनको लेकर है क्योंकि कल नेता चुने जाने पर उन्होंने अपने पहले भाषण में ही भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है। आपको बता दें, नेशनल असेंबली में अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा शहबाज शरीफ ने उठाया है। जी हाँ सुरभि, और जिससे पाकिस्तान नहीं संभल पा रहा है, एक तरफ वो कश्मीर मांग रहा है, तो शपथ के पहले जिस तरह से शहबाज शरीफ के बोल हैं, जो बयान है, वो कश्मीर का राग अलापते हुए फिर दिख रहे हैं। उसके साफ संकेत ये है कि शहबाज एक बार फिर अपनी आवाम का ध्यान 2 जून की रोटी और रोजगार से हटाकर कश्मीर के नाम पर बरगलाने पर लग चुके हैं। तो शहबाज शरीफ आज दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले रहे हैं। पिछले महीने हुए चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे भी रही और किसी तरीके से जोड़ तोड़ और साजिश से सरकार बनाने में वो जुटे रहे। जी हाँ, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें ऊपर वहां की सेना का हाथ है उनके ऊपर, और लगातार सेना इसी तरह से आगे बढ़ती है जो पाकिस्तान में कठपुतली सरकार बनाकर देश की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहती है। और इस बीच आपको बड़ी खबर ये बता दें कि शहबाज शरीफ ने फिर कश्मीर पर जहर उगला है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भाषण में बोले हैं शहबाज शरीफ, कश्मीर को आजाद कराना है। शहबाज ने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से भी की। कश्मीर फिलिस्तीन पर प्रस्ताव लाने की अपील की गई। अब आपको बताते हैं शहबाज शरीफ ने आखिर क्या कहा है। आपको बता दें, पीएम निर्वाचित होने के बाद भाषण में कश्मीर राग अलाप रहे हैं शहबाज शरीफ। कह रहे हैं कि कश्मीर फिलिस्तीन दोनों को आजाद कराना है। शहबाज ने फिलिस्तीन को लेकर भी बयान दिया है। कश्मीर फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पारित करने की अपील की है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में भाषण के दौरान जिस तरीके से यह मुद्दा उठाया गया है, यह साफ है कि अपने आवाम से जुड़े मुद्दों को दरकिनार कर वो अभी भी कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि कश्मीर हासिल करने का ख्वाब देखने वाले शहबाज शरीफ की जुबान फिसल गई है। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज की जुबान कैसे फिसली, जरा सुनिए। खुद को सदन के नेता की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। जुबान फिसलने के बाद भी भूल को नहीं सुधारा। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, शहबाज शरीफ को पीओके से निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा का जवाब भी आ चुका है। शहबाज शरीफ को अमजद अयूब मिर्जा का जवाब, और कश्मीर पर शहबाज को दरअसल अमजद ने आईना दिखाया है। पीओके में लोग भूखे मर रहे हैं, ये याद दिलाया। पीओके के अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, ये कहा गया अमजद की ओर से।
और गुलाम अब्बास और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गुलाम, एक तरफ तो नेशनल असेंबली में ही इस तरह का बयान देते हैं शहबाज शरीफ, एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापते हैं, जहर उगलते हैं, लेकिन पीओके से आवाज उठी है अमजद अयूब मिर्जा की और जवाब दिया है, आईना दिखाया गया है। देखिए निधि, शहबाज शरीफ क्योंकि कल इलेक्ट हुए थे 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, कल प्राइम मिनिस्टर का चुनाव था, तो उसके बाद एक जो भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है उसका ये पॉलिसी स्टेटमेंट ये दिया जाता है। लेकिन ये शहबाज शरीफ की जो सरकार है ये चेंज डिफरेंट इसलिए है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं है, ये कितने दिन चलनी है अभी कुछ इल्म नहीं है। उसका रीजन ये है कि शहबाज शरीफ को सपोर्ट हासिल है पीपल्स पार्टी की, एमक्यूएम की, और जिस दिन इनमें से पीपल्स पार्टी जब साइड पे होगी उस दिन शहबाज शरीफ की सरकार कायम नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि अपोजिशन इतनी तगड़ी है इस वक्त शहबाज शरीफ को जिसका सामना करना पड़ रहा है। कल जब शहबाज शरीफ भाषण दे रहे थे उस समय भी अपोजिशन ने शहबाज शरीफ को बोलने नहीं दे रही थी। शहबाज शरीफ के डाइस को उनके अपने लोगों ने इसलिए घेरा हुआ था कि उन्होंने प्रोटेक्शन में लिया हुआ था और अपोजिशन के जो नेता थे वो मुसलसल वहां पे नारेबाजी कर रहे थे और उनका सबसे बड़ी मांग यह थी कि शहबाज शरीफ चोरी करके वोट मैंडेट चोरी करके आए हैं और यही नारे लग रहे थे कि वो वोट चोर मैंडेट लेने वाले प्राइम मिनिस्टर को नहीं चलने देंगे। तो आगे बड़ी मुश्किल है शहबाज शरीफ के लिए। सुरभि, बिल्कुल आगे भी इस पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, शहबाज को पीओके से निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा की तरफ से क्या जवाब मिला, वो जवाब अब आपके सामने होगा, क्योंकि शहबाज को अमजद अयूब मिर्जा ने साफ तौर पर कह दिया, कश्मीर पर ये आईना उनको दिखा दिया और कह दिया कि पीओके में लोग भूखे मर रहे हैं, पीओके के अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं है और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से अगले 4 दिनों तक 6 राज्यों का तूफानी दौरा करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी अगले 4 दिनों में कई राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 4 से 7 मार्च तक 6 राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम 4 दिन में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। 4 मार्च को तेलंगाना के आदिलाबाद में सुबह करीब 10:30 बजे 56,000 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद आज करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु में कल्पक्कम में भाविनी जाएंगे। 5 मार्च को सुबह करीब 10 बजे हैदराबाद के नागरिक उद्यान अनुसंधान संगठन यानी कि CARO केंद्र सरकार को समर्पित करेंगे। इसके बाद सुबह लगभग 11 बजे तेलंगाना के संगारेड्डी में 6800 करोड़ रुपए की कई विकसित परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 5 मार्च को ही प्रधानमंत्री ओडिशा में लगभग 3:30 बजे 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 6 मार्च को सुबह करीब 10:15 पर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को बड़ी नसीहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को विवादित बयानों से बचने की भी सलाह दी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संदेश देते हुए कहा कि चुनाव में जीत कर आए, सभी जल्द मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में अगले 5 साल की योजनाओं पर चर्चा हुई। विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट्स पर भी चर्चा हुई। नई सरकार के गठन के बाद त्वरित कार्यान्वयन के लिए 100 दिन के प्लान पर भी बात हुई। पीएम ने मंत्रियों को विवादों से दूर रहने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को सोच समझकर बोलने की नसीहत भी दी। पीएम ने कहा कि बोलना है तो योजनाओं पर बोलें और विवादित बयानों से बचें। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि लोगों से मिलते वक्त भी सावधानी बरतें, क्योंकि कई बार मुलाकात की तस्वीरों से गलत मैसेज देने की कोशिश की जाती है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से ये भी कहा कि वो चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच जाएं और सरकार द्वारा विकास और लोग के लिए कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को बताएं। पीएम मोदी ने सचिवों को कहा कि इस बैठक में जो प्रेजेंटेशन और सुझाव दिया गया है उस पर जल्द काम शुरू होना चाहिए। और आपको बता दें कि दिल्ली के केजरीवाल सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करने जा रही है। माना यह जा रहा है कि दिल्ली सरकार का ये बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित हो सकता है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार आज अपना 10वां बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपने इस बजट में राम राज्य के सिद्धांतों के अनुरूप प्रावधान करेगी।
लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी कई घोषणाएं कर सकती है। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी अपना पहला बजट पेश करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर रामराज की अवधारणा के बारे में बात करते रहते हैं। अपने गणतंत्र दिवस संबोधन में केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार ने रामराज के 10 सिद्धांतों को अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के इस बार का बजट रामराज की अवधारणा पर होगा। केजरीवाल सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में अपनी योजनाओं के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बजट में जोर दिया जा सकता है। साथ इन कॉलोनियों में जल आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाए जाने की भी संभावना है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को इकोनॉमिकल सर्वे पेश किया था और दावा किया था कि दिल्ली में लोगों के जीवन का स्तर पहले की अपेक्षा में काफी सुधरा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अयोध्या धाम में रहेंगे और इस दौरान उनका पूरा मंत्रिमंडल रामलले का दर्शन करेगा। मध्य प्रदेश का कैबिनेट आज अयोध्या के दौरे पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ 65 सदस्यीय डेलीगेशन अयोध्या धाम पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अपने मंत्रिमंडल के साथ यहां रामलला के दर्शन करेंगे। इस डेलीगेशन में मध्य प्रदेश के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दोपहर करीब 1:45 पर विशेष विमान महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही लखनऊ पहुंच चुके हैं और अत्यंत प्रसन्नता के साथ बताना चाहूँगा कि कल हमारा पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या धाम पे जाएगा। जब भगवान श्री राम का 22 जनवरी को गर्भगृह में प्रवेश हुआ, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे साथ पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य सपत्नी अपना ये यात्रा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से सांसद लल्लू सिंह और बीजेपी संगठन की तरफ से शैलेंद्र कोरी मध्य प्रदेश कैबिनेट का अयोध्या में स्वागत करेंगे। आज ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाने वाले। और जिन राज्यों में बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है, उनमें हरियाणा भी है। हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेजेपी ने उम्मीद जताई है कि एनडीए गठबंधन के तहत उन्हें बीजेपी से कुछ सीटें मिल सकती हैं। कल हुई जेजेपी की बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को हरियाणा की जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के 7 सीटों को लेकर तालमेल पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जेजेपी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाओं को लेकर बातचीत करेगी और एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पार्टी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को सौंपेगी। एनडीए से चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई है। वो 7 दिन के अंदर चर्चा करके अपनी रिपोर्ट पीएसी को देगी। बैठक के बाद पीएसी अंतिम है। तो लोकसभा कितनी सीटों पे तालमेल बन सकता है? आज के दिन तो एनडीए के अंदर मुझे लगता है कि कल पहली जयंत जी के साथ बैठक हुई और इस तरह की दौर अगले दिन भी चलता रहे। बैठ के चर्चा करके इस पर निष्कर्ष। दुष्यंत चौटाला ने उन खबरों का खंडन किया कि हरियाणा के कुछ सीटों पर उम्मीदवार जेजेपी के ही हो सकते हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह बीजेपी का कमल होगा। इस मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी चौधरी देवीलाल की सोच को कभी नीचा नहीं होने देगी। बीजेपी उम्मीदवारों की जारी हुई पहली लिस्ट को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के उठाए सवालों पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। 16 राज्य बीजेपी ने जो पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उसमें महाराष्ट्र से फिलहाल कोई भी नाम शामिल नहीं है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में महाराष्ट्र के किसी का भी नाम न ऐलान किए जाने पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ने ईवीएम को लेकर भी कहा है कि बीजेपी ईवीएम का दुरुपयोग करके सत्ता में आती है तो लोगों में इससे काफी ज्यादा असंतोष होगा। मी जेव्हा ऐकली नव्हती त्यावेळेपासून मी नितीन गडकरींचं नाव ऐकलंय आणि त्यांच्यासोबत काम केलेलं आहे। भारतीय जनता पक्षाचा एक निष्ठावंत कार्यकर्ता आणि त्यांनी शिवसेना। उद्धव के इस बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है और साफ शब्दों में कहा है कि अभी से ही हार का बयान खोजकर रोना शुरू कर दिया है। चांगली हे हारले तर ईव्हीएम वाईट, आता त्यांना माहिती आहे की दारुण पराभव या निवडणुकीत होणार आहे, त्यामुळे आधीच ईव्हीएम बद्दल बोलणं त्यांनी सुरू केलेलं आहे। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर पेच सुलझ नहीं पा रहा है। एमवीए से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी जितनी सीटों की मांग कर रही है, उससे लगता नहीं है कि जल्द कोई सहमति बन पाएगी।
महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा लटका हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बैठक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पा रही। हालांकि उद्धव गुट के नेता संजय राउत और कांग्रेस बार बार यह दावा जरूर कर रही है कि सीट बंटवारे पर सहमति बन गई, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। लेकिन एमवीए के वंचित बहुजन अघाड़ी को सीट देने को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने एक बार फिर से कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी 2004 से एक ही फार्मूले पर काम कर रही है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी को अपना फार्मूला दे दिया है। हमारी कोशिश है कि वो भी एमवीए से जुड़े। प्रकाश अंबेडकर की मांग को मान पाना एमवीए के लिए संभव नहीं है और एमवीए उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहती। ऐसे में 6 मार्च को शरद पवार से अंबेडकर की होने वाली मुलाकात पर नजरें टिकी हुई हैं। प्रकाश अंबेडकर ने अकोला में कहा कि शरद पवार से वंचित अघाड़ी को कुछ सीटें देने की बात कही थी, लेकिन उन्हें इस बात पर भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। शरद पवार से होने वाली बातचीत से पहले उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर रखी है, साथ ही वर्धा के लिए भी उन्हें सीट दे दी जाए। और पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर मचे संग्राम के बीच नादिया में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की कार के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया है। बीजेपी ने हादसे को लेकर क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कल एक सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। मजूमदार सुरक्षित हैं, उन्हें चोट नहीं आई। एक फुटबॉल टूर्नामेंट से लौट रहे थे। नदिया जिले के शांतिपुर के NH-34 पर उनकी काफिले की पायलट कार उनकी कार से टकरा गई, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। मजूमदार ने कहा कि ये दुर्घटना तब हुई जब उनकी कार एक बस के आगे से निकलने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बताया कि पायलट कार में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। बीजेपी ने इस दुर्घटना की जाँच करने की मांग की है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीर शेयर करते हुए पश्चिम बंगाल की पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मजूमदार को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उधर हाईकोर्ट के आदेश पर संदेश खाली पहुंची बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पीड़ित महिलाओं से बातचीत की। एक हफ्ते पहले इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ममता सरकार की पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर संदेश खाली नहीं जाने दिया था। हमने फिल्मों में सुना था, देखा था, पर ऐसा असल में होता है वो नहीं मालूम था। जब भी ये किसी को कंप्लेंट करते हैं वो बोलती है पुलिस के पास तो हम कंप्लेंट करने जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सुनता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ओवैसी की रणनीति से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने की आशंका है। ओवैसी की पार्टी मुरादाबाद की सीट भी मांग रही है और इस पर मुरादाबाद से जो मौजूदा सांसद हैं इस बार भी टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। ST हसन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की तैयारी में जुटे ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के सामने नया दांव चला है। गठबंधन के लिए ओवैसी की पार्टी समाजवादी पार्टी से यूपी के मुरादाबाद समेत 7 सीट मांग रही है। मुरादाबाद से SP सांसद ST हसन का कहना है कि अखिलेश जी ने ओवैसी को गठबंधन में शामिल करने से इनकार नहीं किया है। अब देखिए उनकी मर्जी है, वो सीट कोई सी मांग ले, उनकी भी एक पार्टी है और चुनाव वो भी लड़ते हैं। उन्होंने कहा गठबंधन में शामिल करें अखिलेश के लिए कहा। अखिलेश जी ने कहीं मना करा नहीं। वो ये कह रहे कि अगर हमें 5 सीट 7 सीटें नहीं देंगे तो हम 20 पे लड़ेंगे। तो जैसे उनके ऊपर आरोप लगते हैं मुस्लिम वोट काटने के, आप किस नजर से देखते हैं? आपके सवाल में ही जवाब है। 5 सीट नहीं देंगे तो 20 लड़ेंगे, यानी 20 हराएंगे। अखिलेश यादव यूपी के छोटे छोटे दलों को साथ आने का न्योता दे चुके हैं, लेकिन ओवैसी को लेकर अखिलेश यादव सोच समझकर ही फैसला लेना चाहते हैं। और नफे सिंह हत्याकांड मामले में बड़ी गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, जहां हरियाणा पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार किया है। दोनों शूटर को झज्जर पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी दिल्ली के नागलोई इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें दोनों आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से हैं और पुलिस को अभी 2 और शूटर्स की भी तलाश है। और लोकसभा चुनाव से पहले कल पटना के गांधी मैदान में आरजेडी ने महारैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई। रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव ने पुराने अंदाज में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हल्ला बोल दिया तो तेजस्वी यादव भी जमकर गरजे। पटना के गांधी मैदान में जुटी इस भारी भीड़ के जरिए लालू की पार्टी आरजेडी ने एक बार फिर नीतीश कुमार और बीजेपी गठजोड़ को चुनौती दी। तेजस्वी ने रैली को संबोधित करते हुए युवाओं पर फोकस किया।
तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी को मुस्लिम और यादवों यानी कि MY की पार्टी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बाप की भी पार्टी है। पी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप यानी माई बाप A to Z की पार्टी है ये। R से राइट्स यानी अधिकार, J से जॉब मतलब नौकरियां और T से डेवलपमेंट मतलब विकास। इस रैली में लालू यादव पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने मंच पर अपने दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी का हाथ उठाकर लोगों से तेजस्वी को और मजबूत करने की अपील की। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। और पटना में आरजेडी की महारैली में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। राहुल और अखिलेश ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पटना की महारैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चल रही अपनी न्याय यात्रा को बीच में ही छोड़कर पहुंचे थे। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब जब देश में बदलाव आता है, बिहार से तूफान शुरू होता है। यहाँ से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहाँ से ही शुरुआत होती है। रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की 40 और यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हरा दे तो उसका क्या होगा। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। और पटना में जन विश्वास महारैली में 10 लाख लोगों के शामिल होने के आरजेडी के दावे को बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने खारिज करते हुए आरजेडी पर सवालों की बौछार कर दी। बीजेपी ने आरजेडी के नेताओं को अभिनेता करार दे दिया। पटना के गांधी मैदान में जुटी भीड़ को लेकर आरजेडी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे कुछ सालों की सबसे बड़ी रैली बताया है। लेकिन बिहार बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी को नौटंकीबाजों की पार्टी करार दिया। बयान दिए हैं, मन के अंदर हताशा, निराशा, एक खीस, सत्ता से जाने की बेचैनी ये साफ झलक रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी समय रहते वो जग गए कि 17 महीना में बिहार को लूट लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग गड़बड़ सड़बड़ कर रहा था। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी का चरित्र नहीं बदलने वाला है। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे और परिवार के सदस्यों का नाम लेना, यही परिवारवाद है। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने अखिलेश यादव के बिहार के 40 और यूपी के 80 सीटों पर जीत के दावे का जवाब दिया। वही दिन में सपना देखने में कोई बंदिश है क्या? यहाँ इंडिया गठबंधन, वहाँ उनका पीडीए, दोनों का सुपड़ा साफ होगा। वहाँ की 80 और यहाँ की 40। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जारी पहली लिस्ट में केरल से कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को भी टिकट देने का ऐलान किया है। अनिल एंटनी ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि इस बार केरल में बदलाव होगा। जिस तरीके से बीजेपी केरल में डबल डिजिट की बात करती है, आपको अब उम्मीदवार बनाया गया है, आपका क्या वहाँ पर रोड मैप है? हमको बहुत कॉन्फिडेंस की सभी कैंडिडेट्स हम सब जीतेंगे बार, क्योंकि हमारा पार्टी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ, हमारी पार्टी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ वहाँ मोदी जी की गारंटी भी है। और पिछले 10 साल हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देश के लिए बहुत काम किया। 2 साल पहले हम ब्रिटेन को ओवरटेक करके दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। हमको बहुत गारंटी है कि हमारी तीसरी टर्म में हम दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। हम एक विकसित भारत का ट्रैजेक्टरी में है। और लेकिन केरला में UDF और LDF बार बार आते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे विकसन हम नहीं
देखते हैं। केरला भी बदलने का समय आ गया और केरला भी हमारा प्रधानमंत्री जी वहाँ बहुत पॉपुलर है। हम सब हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट्स है, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में बना रिकॉर्ड, दर्शन के लिए उमड़े 65,000 से ज्यादा भक्त। कल 65,000 से ज्यादा भक्तों ने पूजा अर्चना की है। अबू धाबी के इस मंदिर में सुबह 40,000 और शाम को 25,000 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मंदिर आकर श्रद्धालु ने कहा बहुत खुशी मिली है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। 700 करोड़ की लागत से बना है अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये शानदार तस्वीरें स्वामी नारायण मंदिर की। अबू धाबी का ये पहला हिंदू मंदिर 700 करोड़ की लागत से बना और एक नया रिकॉर्ड श्रद्धालुओं का बन गया है। यहां पर आने वालों का तांता लगा हुआ है।